हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलरा डिजीज के बारे में। पीएसएम पढ़ने वाले हैं, इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी का पार्ट। कोलरा डिजीज किसके वजह से होता है? वाइब्रियो कोलरा के वजह से, कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो अच्छा, वाइब्रियो कोलरा, अब इसका हम लोग क्या देखते हैं? सीरोटाइप, बायोटाइप, ये सब थोड़ा बहुत आइडिया है ना। तो यहाँ पर विब्रियो कोलरा O1 समझने की कोशिश करना, फिर विब्रियो कोलरा O139, मतलब इसके जो सीरोटाइप होते हैं, बहुत सारे सीरोटाइप होते हैं, O1 O2 O3, इस तरीके से O139 है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो विब्रियो कोलरा O1 और विब्रियो कोलरा O139 के वजह से हम लोग मेनली देखने वाले कोलरा डिजीज वगैरह हो रहा है। ठीक है, हाँ, अब हर एक सीरोटाइप है, सीरोटाइप का फिर क्या होता है? बायोटाइप होता है। तो जो O1 सीरोटाइप है उसका बायोटाइप क्या क्या है? इल्टोर, इल्टोर और क्लासिकल। क्या है? जल्दी बोलो, इल्टोर और क्लासिकल। टाइम देख, अच्छा, इल्टोर और क्लासिकल। ठीक है, अब हर एक बायोटाइप का क्या होता है? जल्दी बताओ। हर एक बायोटाइप को फर्दर क्लासिफाई किया गया है किस चीज में? ओगावा, इनाबा, नाम है बस रट लो, ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा। ठीक है, ये तो ये सब थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि विब्रियो कोलरा O1 क्या है? सीरोटाइप है। O139 एक अलग सीरोटाइप है। हर एक सीरोटाइप का क्या होता है? बायोटाइप होता है, और मतलब बायोटाइप है। ठीक है, O1 का बायोटाइप इल्टोर और क्लासिकल है, और फिर हर एक बायोटाइप का फिर फर्दर डिवाइडेड है ओगावा, इनाबा और हिकोजिमा में। ठीक है, तो इल्टोर जो रहता है इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज करता है किसके लिए? कोलरा के लिए। तो मोस्ट कॉमन बायोटाइप जो होता है वो इल्टोर रहता है, और फिर वो O139 ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कोलरा वगैरह के लिए। अब देखते हैं कि कोलरा का पेशेंट हमें किस तरीके से देखेगा। डॉक्टर हो तुम, क्लिनिक में पेशेंट आया, कोलरा पेशेंट है, पहले डिजीज कैसे फैला होगा, है ना? कैसे फैला होगा, इसमें क्लिनिकल फीचर क्या है? पेशेंट जब आया है हमारे क्लिनिक में तो वो कैसे रहेगा? मतलब वो डायरिया वाला सिम्टम्स शो करेगा, मतलब डिहाइड्रेशन वाला, काफी सारा बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा होगा। अच्छा, ये हो रहा होगा, तो ये सारी चीजें हो रही होगी। ठीक है, और फिर क्या क्या हो रहा होगा? जल्दी बताओ। क्लिनिकल फीचर में क्या? वही डायरिया हो रहा है, बॉडी लॉस से फ्लूइड वगैरह हो रहा है, डिहाइड्रेशन वाला केस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, माल न्यूट्रिशन वगैरह देखने को मिलेगा। किसमें? कोलरा की वजह से। अच्छा, पेशेंट हमको ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया। आखिर ये डिजीज हुआ कैसे, फैला कैसे? एक पहले से कोई कोलरा से सफर कर रहा होगा पेशेंट, है ना, कोई आदमी, उसने क्या किया? हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर दिया। इस तरीके से फैलता है, मतलब केस या कैरियर हो सकता है। और 25% केस में ये क्या होता है? सब क्लिनिकल केस होता है। अब देखो, डेफिनेशन हम बहुत बार बताएं, सब क्लिनिकल मतलब एसिम्टोमेटिक है। मतलब मान लो हम में कोलरा वाला विब्रियो कोलरा है, लेकिन हमें डिजीज अपियर नहीं हो रहा है। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं? सब क्लिनिकल होते हैं। 25% सब क्लिनिकल टाइप के होते हैं। ठीक है, अब मान कर क्या चलो, एक पेशेंट है, कोलरा का पेशेंट है। एक कोलरा का पेशेंट वो रिस्पॉन्सिबल है कि 50 से 100 लोगों के बीच में कोलरा डिजीज फैला दे। मतलब एक केस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डेवलप ऑफ 15, 50 से 100 सब क्लिनिकल केसेस। ठीक है, और इन्फेक्टिव मटेरियल क्या क्या हो सकता है? देखो, फैलता कैसे? कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने से। कंटामिनेट मतलब फीको ओरल रूट से हो रहा है। तो खाना खाया, गंदा खाना, गंदा पानी पिया, जिसमें क्या था? विब्रियो कोलरा था। टाइम देख लेते हैं, टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है ना। 4 मिनट हो चुका है। ठीक है, तो गंदा खाना, गंदा पानी पिया, उस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, फीको ओरल रूट से। ठीक है, तो जब उसने खाया तो पर्सन, हेल्दी पर्सन भी क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया है कि नहीं? तो इन्फेक्टिव मटेरियल क्या क्या हो सकता है? अस्टूल। ठीक है, अस्टूल, और क्या? वोमिटस। जो आदमी था कैरियर या फिर केस, उसने वोमिट किया और वो किसी तरीके से कांटेक्ट में आ गया हेल्दी पर्सन के, तो उस तरीके से, और फिर केस या कैरियर हो तो ये इस तरीके से डिजीज को फैलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी, मतलब अब एक आदमी, केस जो है वो डिजीज को फैला रहा है, तो 8 to 10 डेज से लेकर के टिल कई वीक और मंथ तक वो क्या कर सकता है? डिजीज को फैला सकता है, स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से 2 दिन होता है। और फिर माइक्रोबायोलॉजी में और बहुत जगह मेडिसिन में भी पढ़े होंगे कि राइस वाटर स्टूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब राइस वाटर स्टूल विब्रियो कोलरा की वजह से आता है। क्लिनिकल फीचर हम लोग ने देख लिया। देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सैनिटेशन, कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन। अच्छा, क्लिनिकल फीचर में देखो, टाइम बहुत कम है, बहुत चीज बताना पड़ता है 8 मिनट के अंदर।
देखो क्लिनिकल फीचर में ये सारी चीज़ें लिख कर आना है, ठीक है, कि मतलब 75% केसेज जो रहते हैं सब क्लिनिकल केसेज रहते हैं, 5 से 10% केसेज जो रहते हैं, यहाँ पर देखो जाओ 5 to 10% केसेज जो रहते हैं माइल्ड डिजीजेज डेवलप करते हैं, 20 to 25% जो रहते हैं वो सीवियर डायरिया डेवलप करते हैं। उसके बाद क्या आता है, स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन आता है, फिर उसके बाद और क्या आता है, स्टेज ऑफ कोलैप्स होता है, स्टेज ऑफ रिकवरी होता है। स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में क्या होता है, पेनलेस डायरिया होता है और प्रोफ्यूज, ठीक है ना, राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। स्टेज ऑफ कोलैप्स में क्या होता है बताइए, स्टेज ऑफ कोलैप्स में क्या होता है, सीवियर माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और स्टेज ऑफ द रिकवरी। तो ये क्लिनिकल फीचर में आते हैं। डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे, ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, ठीक है, 2 मिनट बचा, ठीक है। डायग्नोसिस किस तरीके से, देखो आदमी था, ठीक है, कंटामिनेटेड, उसका स्टूल सैंपल कलेक्ट करेंगे, स्टूल सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। स्टूल सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा, एक बोतल जैसा है, मान लो वो शीशा कांच का बना रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैं करनी बोतल, बस वो शीशा है और कांच है, याद कर लेना नाम, मैं करनी बोतल। और कौन से मीडियम में ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेंकट रामन मीडियम में, ठीक है। फिर रेक्टल स्वैब लेते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, रेक्टल स्वैब लिए तो उसको हम लोग अल्कलाइन पेप्टोन वाटर में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट करना है होगा तो केरी ब्लेयर मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। या फिर कल्चर मीडिया है, कल्चर में हम क्या करेंगे, विब्रियो कोलरा को ग्रो करेंगे तो पेप्टोन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करते हैं, है ना, एक ड्रॉप को शीशा पे रख दो, उल्टा कर दो और फिर वो क्या होता है, नीचे विब्रियो कोलरा माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, वो सिंसियर मूवमेंट शो करता है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि जो पेशेंट है उसको क्या कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है कि पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाए, और आइसोलेट करने के बाद क्या होता है, 2 से 3 उसका स्टूल सैंपल का जो हम लोग टेस्ट करेंगे कम से कम नेगेटिव आना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे। फिर ORS देंगे, डायरिया हो चुका है, जिंक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। देखो विब्रियो कोलरा को हमको किल करना चाहते हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और फ्लूरोक्विनोलोन देंगे। चिल्ड्रेन है तो इरिथ्रोमाइसिन देंगे, और प्रेग्नेंट मदर वगैरह है तो इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन होता है, क्योंकि ये सेफ होते हैं ड्रग, ठीक है। अब इम्यूनाइजेशन पे आ जाते हैं, इन दोनों तुम देख लेना, टाइम कम है। इम्यूनाइजेशन देखो क्या दे सकते हैं, इंजेक्टेबल दे सकते हैं या फिर ओरली दे सकते हैं। नाम रटना पड़ेगा, ओरली जिसका देते हैं ड्यूक ओरल, सैंकोल, है ना, और पारेंटेरल जो हम लोग देते हैं वो हिट किल्ड होता है, ठीक है। अब कंट्रोल करना चाहते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, कंट्रोल, तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, एडल्ट में 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार 3 दिनों के लिए। चिल्ड्रेन में क्या, टेट्रासाइक्लिन की बात करें, टाइम नहीं है, चिल्ड्रेन में 4 से 14 साल वालों में 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार, चिल्ड्रेन में 50 मिलीग्राम दिन में 2 बार। वीडियो